है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट एलटी ग्रेड, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी और इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, आपको आपके सिलेबस के अनुसार लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात इसकी थियरी की क्लास हो रही है यहाँ पे, क्योंकि थियरी बहुत जरूरी है। जब तक आपके थियरी कंप्लीट नहीं होते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है, तब तक दोस्तों 1 घंटे कम से कम रोज नोट्स जरूर पढ़िए। टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जाती है, मतलब आपको सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और एक सिस्टमेटिक वे से, रणनीति के माध्यम से, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जिस स्ट्रेटजी के तहत मैं कंटेंट को दे रहा हूं, अगर जो आप ठीक तरीके से फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पे 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जो कोर्स की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं, तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो जब भी उसके लिए बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। सभी बैच उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट के लिए अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग बैच है, झारखंड उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए अलग अलग बैच है। अलग अलग राज्यों में जो एलटी ग्रेड की परीक्षाएं होती है, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षाएं होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं, या हरियाणा में जो पीजीटी की परीक्षा है, सबके लिए अलग अलग बैच अवेलेबल है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, या नीचे दिए गए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न और आसान सा प्रश्न है कि किस मुद्रा स्फीति से बहुत अधिक चिंतित थे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि मुद्रा स्फीति होता क्या है। ठीक है, मुद्रा स्फीति होता क्या है सर? तो मुद्रा स्फीति क्या होता है? तो मुद्रा स्फीति का मतलब ये होता है कि महंगाई, जिसे हम और आप अपनी भाषा में बोलते हैं कि महंगाई बहुत आ गई है, महंगाई बहुत आ गई है। महंगाई क्यों आ जाती है? महंगाई इसलिए आ जाती है क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और वस्तु की कीमत क्यों बढ़ जाती है? तो किसी कारणवश अगर जो अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए और उत्पादन कम रहे, अर्थात पूर्ति कम रहे, तो जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा वस्तुओं की मांग होगी और वो वस्तु अर्थव्यवस्था में कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु की मांग ज्यादा है और उसका उत्पादन कम हो रहा है, अर्थात पूर्ति कम हो रहा है, तो उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जब उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि महंगाई आ गया है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोला जाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति क्या होता है आप समझ गए। उसके बाद किन्स की बात हो रही है कि किन्स साहब किस प्रकार की मुद्रास्फीति से अत्यधिक चिंतित थे। तो देखिए, एक प्रकार की मुद्रास्फीति होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग
प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो लोग अपने मांग को बढ़ा देते हैं, लेकिन मांग को तो बढ़ाना किसी के भी हाथ में है, लेकिन पूर्ति को उस अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है ना, तो सैकड़ों वस्तुओं की मांग उसे होती है, लेकिन क्या वो किसी एक वस्तु का उत्पादन कर पाता है, किसी एक वस्तु की पूर्ति कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो अगर जो मांग में वृद्धि हो रही है और पूर्ति कम है, अर्थात उस वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी, और उस वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाएगी तो इसे ही कहेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। और इसी से किन्स साहब सबसे ज्यादा क्या थे? चिंतित थे। और दूसरा क्या होता है? लागत जनित मुद्रास्फीति। तो लागत जनित मुद्रास्फीति के अंतर्गत अगर जो उत्पादन लागतों में वृद्धि होती है, जैसे कच्चे माल, श्रमिक की मजदूरी, तो उत्पादन किसी वस्तु की उत्पादन लागतों में वृद्धि होने के कारण जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है? मांग व पूर्ति में असंतुलन के कारण जब महंगाई उत्पन्न होती है तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, कि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है तो इससे क्या संभव होता है? देखिए, केंद्रीय बैंक क्या करता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने का भी काम करता है। मुद्रा की पूर्ति को कब बढ़ाएगा आरबीआई? मुद्रा की पूर्ति को तब बढ़ाएगा जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे हो, या अर्थव्यवस्था में मांग जनरेट हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा। जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा तो सबके पास पैसा आएगा, तो जब सबके पास पैसा आएगा तो सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे। जब सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे तो मांग के अनुसार उत्पादन भी बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति भी बढ़ेगा। तो मांग व पूर्ति क्रियाशील हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ने लगेगा। और जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रीय आय में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। उत्पादन का बढ़ना ही तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ाई जाती है? तब बढ़ाई जाती है जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? मंद होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में आरबीआई क्या करता है कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है, जिससे सबके पास पैसा चला जाए। जब सबके पास पैसा चला जाए तो लोग क्या करेंगे कि मांग को बढ़ाएंगे। मांग बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और वहीं दूसरी तरफ आरबीआई क्या करता है कि मुद्रा की पूर्ति में कब कमी करता है? तो मुद्रा की पूर्ति में आरबीआई तब कमी करता है जब ये देखता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत ज्यादा है, अर्थात लोग मांग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उत्पादन कम हो रहा है, अर्थात पूर्ति कम हो रहा है। इट मीन्स कि लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत ज्यादा लोग अमीर होते जा रहे हैं और मांग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। इस वजह से वस्तुओं की कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, वस्तु की कीमत निरंतर बढ़ती जा रही है, और वस्तु की कीमत निरंतर बढ़ती जा रही है तो अर्थव्यवस्था में एक सीमा तक ही मुद्रास्फीति सही होता है। एक सीमा के बाद अर्थव्यवस्था को ये क्या करने लगता है? धीरे धीरे दिवालिया करने लगता है। तो मुद्रा पूर्ति में कमी तब होगी जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है और उत्पादन कम हो रहा है, अर्थात पूर्ति कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुद्रा की पूर्ति घटाई जाती है, जहाँ पे जब मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो मांग भी कम होगा, मांग कम होगा और मांग के बराबर पूर्ति हो जाएगी तो कीमतों में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कीमत में कमी आ जाएगी। अब चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है। तो जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, ठीक है, खुले बाजार में क्या हो रहा है? प्रतिभूतियों का विक्रय हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं। थोड़ा आराम से करिए यार। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? सी डी में बहुत सारी विविधता आ रही है, सी और डी में बहुत सारी विविधता आ रही है। अब देखिए डी क्यों आप बोल रहे हैं। देखिए ये क्या हो रहा है कि केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय कर रहा है, तो जो विक्रेता होता है वो पैसा प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रतिभूति है, उस प्रतिभूति को जब आरबीआई बेच रहा है
तो इसका मतलब कि जिसको वो बेच रहा है वो आरबीआई को मुद्रा देगा ना, तभी तो प्रतिभूति बेचेगा। तो अगर जो प्रतिभूति को बेच रहा है केंद्रीय बैंक, तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था में पड़ी हुई मुद्रा है वो अब किसकी तरफ जा रही है, आरबीआई के पास चली जा रही है। तो जब आरबीआई के पास चली जा रही है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जा रही है, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की पूर्ति में संकुचन होगा और ब्याज दर में वृद्धि होगी। अब एक लाइन की बात ये भी आप समझ लीजिएगा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग ऋण की डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। तो जब मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो लोग पैसे का डिमांड करने लगेंगे, तो ब्याज की दर में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, ब्याज दर बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि अन्य बातें समान हो तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। चलिए अब वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो आपने एक बार ढंग से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से पढ़ लिया ना, तो ये प्रश्न कहीं भी इधर उधर होने वाले नहीं, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। तो अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, उसको ये लग रहा होगा बहुत आसान सा प्रश्न। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि आपको एक रणनीति के माध्यम से सिस्टमेटिक वे से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप इत्मीनान से एप्लीकेशन पे पढ़िए और यूट्यूब पे फॉलो करिए। बहुत कम समय में आप ये महसूस करेंगे, ये देखेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स में लगभग सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और आप उसके बाद अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें दी जा रही हैं। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए, यदि अन्य बातें समान रहे, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए, तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो सबके पास पैसा जाएगा ना। एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि मुद्रा में पूर्ति की वृद्धि का मतलब क्या होगा। तो जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना कि हम लोग 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, हम लोग को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। लेकिन यही अगर जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा पैसा नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो जब आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो केवल ये मुकेश अंबानी के पास नहीं जाएगा, धीरू भाई अंबानी के पास नहीं जाएगा, ये सबके पास आएगा। अगर जो आरबीआई या सरकार 5,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में डाल रही है तो वो ऊपर से लेके नीचे एक श्रमिक के पास भी आएगा और एक पूंजीपति के पास भी जाएगा, क्योंकि पूंजीपति उत्पादन करेगा तो वो पैसा मजदूर को मजदूरी के रूप में देगा। तो जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगा तो पैसा सबके पास आएगा, और जब सबके पास पैसा आएगा तो जब आपके पास पैसा रहेगा ही तो आप क्यों किसी से ऋण लेंगे, और जब आप किसी से ऋण लेंगे ही नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी ब्याज की दर कम हो जाएगी। अर्थात मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो आय का स्तर बढ़ जाएगा और ब्याज का स्तर नीचा हो जाएगा। इजी सी बात है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इत्मीनान से पढ़ते रहिए। आप इत्मीनान से पढ़ते रहिए, मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा, इतनी सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि बस अगर जो आप अगर जो मेरी पूरी क्लास को देख रहे हैं ना तो आपको बहुत मजा भी आएगा, और आपको लगेगा जब क्लास लेकर के आप उठेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार पहले से ज्यादा इकोनॉमिक्स अब आपको आ रही है ना। निश्चित तौर पे लगेगा, जब पूरा सेशन आप देख लेंगे तो लगेगा कि आपको पहले से ज्यादा इकोनॉमिक्स आ रही है। तो आप अपना इम्प्रूव यहाँ पे दिन प्रतिदिन करते रहिए, बस आराम से पढ़ते रहिए। बस आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें वही प्रोवाइड करा रहा हूँ जो बार बार पूछी जाती हैं, और आपकी परीक्षा में अलग से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीजों को कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न कहाँ से बनेंगे। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। स्फीति अवसाद को क्या बोलते हैं, इसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्फीति अवसाद या स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन या स्फीति अवसाद का मतलब ये होता है, चलिए बताइए पहले, ठीक है, बिल्कुल। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है
कि अर्थव्यवस्था में सतत रूप से बेरोजगारी बढ़ रही है। सतत सतत रूप से बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके साथ साथ सतत रूप से महंगाई भी बढ़ रही है, अर्थात मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। अर्थात क्या हो रही है? सतत रूप से मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। सतत रूप से क्या हो रहा है? मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती है सतत रूप से, और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी बढ़ता है। अब अगर जो बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जब श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं, इसका मतलब कि जो श्रमिक उत्पादन में लगे थे अब वो उत्पादन से निकल रहे हैं, अर्थात उत्पादन में क्या आ जाएगी? उत्पादन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई है। यही तो हम बार बार बताते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई है, अर्थात महंगाई आ गई है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि उत्पाद की घटती हुई मात्रा के साथ कीमत में वृद्धि। तो एक कंडीशन ये पूछा जाता है, एक शब्दों में इससे पूछा जाता है, दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है, और तीसरे शब्द में क्या कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मंदी के तरफ तेजी से बढ़ रही है क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है, और मंदी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिल रहा है? मुद्रास्फीति भी देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों चारों टर्म आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार आपसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि एक देश का भुगतान संतुलन आलेख प्रस्तुत करता है उसके। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। उमेश कुमार गुप्ता जी, ठीक है, राजन सिंह जी, रवि कुमार जी, अभी चौधरी जी, रत्नेश कुमार जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अरुधति देवी जी, प्रिया सिंह जी, राज सिंह जी, सदानंद मिश्रा जी, कोमल बिहारी जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? इजी सी बात है, भुगतान संतुलन की बात हो रही है। तो देखिए एक लाइन में मैं बताऊंगा, आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है ये भारत, ठीक है, हमारा ये देश है और ये हमारा देश कौन? ये है भारत। तो ये जो भारत है ना, वो विश्व के समस्त देशों के साथ, जैसे मान लीजिए कि चीन के साथ, जैसे मान लीजिए अमेरिका के साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेरिका के साथ, जैसे मान लीजिए श्रीलंका के साथ। तो देखिए किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों से जो भी लेन देन होता है उसी के वित्तीय विवरण को ही भुगतान संतुलन कहते हैं। तो भुगतान संतुलन क्या होता है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ समस्त लेन देन के वित्तीय विवरण को ही भुगतान संतुलन कहा जाता है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कि एक निश्चित अवधि में अन्य देश इसके साथ समस्त आर्थिक लेन देन करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भुगतान संतुलन क्या होता है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में, अर्थात एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो भुगतान संतुलन क्या होता है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ समस्त लेन देन के वार्षिक विवरण को ही क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि लोच के प्रत्यागम अनुसार अवमूल्यन का देश के व्यापार शेष पर सकारात्मक प्रभाव तभी पड़ेगा जब देश के निर्यातों की मांग तथा आयातों की मांग की लोच बराबर होगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है मार्शल और लर्नर का जो शर्त है वो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ये क्या आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है सर, एक सेकेंड, ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि सकारात्मक प्रभाव कब पड़ेगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि EX प्लस EM जब क्या होता है? ग्रेटर देन 1 के होता है।
दूसरी कंडीशन होती है ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू 1 के होता है। तीसरी कंडीशन होती है ई एक्स प्लस ई एम लेस देन 1 के होता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है। अब यहाँ पे अवमूल्यन भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर जो अवमूल्यन भी नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए भैया। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है। ठीक है, किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है। किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है। अब बाह्य मूल्य कम कैसे किया जाता है ये भी बात आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो अवमूल्यन से क्या होता है कि मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या होते हैं? सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या होते हैं? सस्ते हो जाते हैं। और आयात क्या होते हैं? आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है। आयात महंगा हो जाता है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, और भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करना चाहते हैं। तो अगर जो आप मार्शल लर्नर की थियरी को पढ़ेंगे तो 3 कंडीशन दिया गया है कि ई एक्स ई एम जब बड़ा होगा 1 के, ई एक्स प्लस ई एम जब बराबर होगा 1 के, और ई एक्स प्लस ई एम क्या होगा? ई एक्स प्लस ई एम जब लेस देन होगा 1 के। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि ये सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा है तो इकाई से अधिक होनी चाहिए, अर्थात ये पहली बात है। ठीक है, यहाँ पे स्थिर होगा और यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकूल होगा, नकारात्मक होगा। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए इस प्रश्न में इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है ना कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवमूल्यन क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्शल लर्नर की शर्त क्या होती है। ये सारी चीजें तभी आपको समझ में आएंगी जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? कि निम्न देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के दक्षिण एशियान संगठन का सदस्य नहीं है? और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप बड़े आराम से इसी प्रकार के सेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी साइड बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, सार्क की बात हो रही है। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? किसी को याद है? 1985 में हुई थी। और 1985 में कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। बांग्लादेश के ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। और सार्क का जो मुख्यालय अभी वर्तमान समय में है, मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका काठमांडू है। बार बार पूछा जाता है काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, काठमांडू कहाँ पे है? काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। काठमांडू में इसका अभी मुख्यालय है, नेपाल में। ठीक है, ठीक है। शुरू में जब सार्क की स्थापना हुई थी, अर्थात 1985 में जब इसकी स्थापना हुई तो केवल 7 ही सदस्य देश थे। लेकिन एक नवीन देश 2007 में आया जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना है। तो दोस्तों सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। पहला इसमें है, आप यहाँ पे भारत ले लीजिए, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, एक सेकेंड, भारत, बांग्लादेश। उसके बाद इसमें आपको भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, लिख लीजिए, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख लीजिए। बार बार ये पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव, और इसके साथ साथ अभी 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना है। अफगानिस्तान, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसमें? कौन सा एक नहीं है? तो वर्मा इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रीय सहयोग के दक्षिण
एशियाई संगठन सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए ये जो दक्षिण एशियाई संगठन है ना, इसमें 8 सदस्य हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। और ये क्यों ये एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि ये दक्षिण एशिया में इनका लोकेशन है और ये लोग आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं और अपने अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। और काठमांडू इसका मुख्यालय है नेपाल में। इसकी स्थापना 85 में हुई थी, ढाका में। अगला, आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र होता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र होता है। सो इजी सी बात है, उत्पादन संभावना वक्र की अगर जो हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या उत्तर होगा? तो देखिए अब यहाँ से प्रश्न आपको यहीं से सॉल्व कर लेना है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जब आर्थिक विकास होगा, सो इसका सीधा सीधी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की एक तरफ मांग भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ पूर्ति भी बढ़ रही है, अर्थात उत्पादन भी बढ़ रहा है। और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि ये दाहिनी तरफ विस्थापित होता हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो आपने मांग के नियम को पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छा आराम से इस बात को समझते होंगे। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा कि किसी देश के विकास स्तर के अनुमान अथवा तुलना करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अभिलक्षण प्रयोग किए जाते हैं। थोड़ा आराम से करिएगा, अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं एक रणनीति के माध्यम से, ताकि आप ठीक तरीके से उन सारे कंटेंट को फॉलो करें और कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकी इस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं ताकि आप टेस्ट दीजिए, इस बात को समझिए कि गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे जाते हैं और आपको करंट भी करवाया जा रहा है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? कि किसी देश के विकास स्तर के अनुमान अथवा तुलना करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अभिलक्षण प्रयोग किए जा सकते हैं। कौन कौन से? हाँ ठीक है, हाँ नोट्स, अगर जो केवल आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी शुल्क है 499 रुपये है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें अगर जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे उनको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। जो लोग केवल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं 499 में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स है, एक सिस्टमेटिक वे से इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट वहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको कभी भी इकोनॉमिक्स के नोट्स को इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक सिस्टमेटिक वे से सारे यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का है। एक बार अगर जो आप उस नोट्स को प्राप्त कर लेंगे तो आपको दोबारा जिंदगी में नोट्स इधर उधर से परचेज करने की जरूरत या इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्रम में सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी और समय समय पे उसमें अपडेट भी होता रहेगा। क्या उत्तर आ रहा है? सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि देखिए किसी देश के विकास स्तर के अनुमान अथवा तुलना करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण प्रयोग किए जाते हैं। तो कृषि से उत्पन्न राष्ट्रीय आय का प्रतिशत, तो अगर जो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान ज्यादा है तो ये कहा जाएगा कि वो देश अभी पिछड़ा है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में
कृषि का योगदान कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि देश विकास के पथ पे अग्रसर है। जैसे अगर जो आप इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो उनकी कुल राष्ट्रीय आय का केवल और केवल 3 से 5% ही कृषि क्षेत्र से आता है। केवल 3 से 5% ही कृषि क्षेत्र से आता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर जो बात करें तो कृषि कुल राष्ट्रीय आय का कृषि प्रतिशत कितना है, वर्तमान समय में ये 17% के आसपास है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग क्या है, बहुत पीछे हैं। तो ये बात तो ठीक है। व्यापार से संबंधित सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत, ठीक है, अगर जो व्यापार आप ज्यादा करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि आप विकास कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो आप विकास नहीं कर रहे हैं। और प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि यदि पूंजी उत्पाद अनुपात 5 है और जनसंख्या विकास दर 2% है और सामाजिक प्रति व्यक्ति विकास दर जो है वो 3.5% है, तो बचत की दर की क्या आवश्यकता होगी? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए ये पता है, अगर जो आप नई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये आखिरकार इकोनॉमिक्स के किस यूनिट का प्रश्न है। तो अगर जो आपने हैरड डोमर मॉडल पढ़ा है ना, हैरड डोमर मॉडल अगर जो आपने पढ़ा है तो वहां पे आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, हैरड डोमर मॉडल में अगर जो हम लोग बात करें तो एक कंडीशन पढ़ते हैं कि GW इंटू GR जो होता है वो किसके बराबर होता है, S के बराबर होता है, अर्थात बचत की दर के बराबर होती है, सेविंग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे पूंजी उत्पादन अनुपात 5 दिया है, जनसंख्या विकास की दर कितनी दी गई है, 2% दी गई है, प्रति व्यक्ति विकास की दर कितनी दी गई है, 3.5% दी गई है। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कि GW क्या है, GW प्रति व्यक्ति विकास की दर है ना, तो GW का मान यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। सॉरी GW ये क्या होगा, ये GR होता है। ठीक है, GW इंटू क्या होगा, R का मान इसमें क्या दिया गया है, 2% दिया गया है। R का मान कितना दिया गया, 2% दिया गया, R का मान 2% दिया गया। और अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पूंजी उत्पाद अनुपात, तो कुल से पूंजी उत्पाद अनुपात को गुणा कर देंगे और जो आ जाएगा उत्तर वही हमारा S होगा। इसी S को ये पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये कितना आ जाएगा, 3.5 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5, 7 × 5 = 35। S का मान क्या आ जाएगा, S का मान आ जाएगा 35। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये हजारों छात्रों से आपको आगे करने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, कि अपने विकास के सिद्धांत में शुम्पीटर ने बल दिया। सो इजी सी बात है, शुम्पीटर साहब एक खूबसूरत से अर्थशास्त्री थे और उनका ये कहना था ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास करना है तो ऐसी स्थिति में उद्यमी को नवप्रवर्तक होना पड़ेगा, नवप्रवर्तक होना पड़ेगा। नवप्रवर्तक का मतलब उसे नया आइडिया लाना पड़ेगा, कोई ऐसा आइडिया लाना पड़ेगा जो आज के पहले किसी ने भी न सोचा हो। जैसे किसी ने सोचा ना कि पानी को बॉटल में, भारत जैसे देश में पानी को बॉटल में भर के भी बेचा जा सकता है, लेकिन अगर जो इस प्रकार की चीजें पहले नहीं हुई होती और आज आप कहते हैं कि हम भारत जैसे देश में बॉटल में पानी भर के बेचेंगे, तो आप पे लोग सभी लोग क्या करते, आपका मजाक उड़ाते, कहते भारत में पानी बिकेगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने समझा कि लोग हमेशा घर में नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे लोग यात्रा पे निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हर जगह पानी की उपलब्धता नहीं होती है, तो अब हम पानी बेचेंगे। तो कोई एक कंपनी आई, उसने क्या कर दिया, बॉटल में पानी बेचना शुरू कर दिया और करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने क्या कर लिया, व्यापार कर दिया। तो शुम्पीटर ने साहब ने कहा कि एक उद्यमी को अगर जो अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास करना है तो उद्यमी को नवप्रवर्तक होना चाहिए। जैसे देखिए पहले चारों तरफ से क्या होता था, ऊपर से बंद कार आती थी, सनरूफ नहीं होता था, मतलब ऊपर जो खुला हुआ भाग अब वर्तमान समय की कारों में देखने को मिल रहा है, ये पहले नहीं होता था। लेकिन कोई एक मैकेनिक आया होगा जो कहा होगा कि मनुष्य जो है वो क्या है, वो चाहता है कि हम कार के अंदर खड़े होकर के और बाहर चारों तरफ देखते रहे। तो उसने आया, बस थोड़ा सा जगह बना दिया और उसी थोड़ी सी जगह के चक्कर में
आप ये समझ लीजिए कि कितने सारे लोग अरबों खरबों रुपए की कार जो है वो यूजलेस हो गई। लोग अब सबको क्या चाहिए, सनरूफ वाली। कोई अपना 50 लाख रुपए का कार रखा है, लेकिन फिर भी क्या है कि सनरूफ वाली कार चाहिए। वो कार अब उसकी खराब हो गई, अब फिर वो क्या कर रहा है, 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए लगा करके सनरूफ वाला वो कार खरीद रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, देश आर्थिक विकास के पथ पे जा रहा है। और जब आप नवप्रवर्तक हो जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, बैंक से ऋण लेना चाहिए। बैंक से आपको क्या करना चाहिए, साख लेना चाहिए, क्योंकि आप नवप्रवर्तक तो हो जाएंगे लेकिन उत्पादन भी तो आपको करना है ना। तो उत्पादन करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो आप बैंक से ले लीजिए। अगला, संतुलित विकास प्राकल्पना इस मान्यता पे आधारित है। संतुलित विकास की अगर जो बात करें ना दोस्तों, तो असंतुलित विकास, तो असंतुलित विकास की बात करें तो ये किसने दिया था, हर्समैन ने दिया था। हर्समैन साहब ने दिया था असंतुलित विकास। असंतुलित विकास के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में श्रम व पूंजी सीमित मात्रा में है। श्रम और पूंजी क्या है, श्रम व पूंजी सीमित मात्रा में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपको लगता है कि आपके पास जो श्रम व पूंजी है, अगर जो आपको ए क्षेत्र और बी क्षेत्र में इस सीमित श्रम को लगा करके लाभ प्राप्त करने की ज्यादा संभावना लग रही है, तो आप ए बी में ही लगाइए। उसके बाद जब आप यहाँ से लाभ प्राप्त करिएगा तब सी और डी में जाइएगा। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए, कि उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप फ्लाइंग गिज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो विशिष्ट है। चलिए बताइए सर। ऑप्शन नंबर, तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ठीक है, तो पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था जो है ना दोस्तों, वो आपस में मिलकर के, अभी आपने एक देखा ना कि आसियान है, तो ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है जो जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, जिसमें अफगानिस्तान है, 8 कंट्रियां हैं। तो ये सभी लोग मिलकर के आपस में क्या करने चाहते, आपस में व्यापार को सुगमता पूर्वक करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के अपना अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं। उसी तरीके से उड़ते हंसों की उड़ते हंसों की पंक्ति, ये जो प्रारूप है अर्थात फ्लाइंग गिज जो मॉडल है, इसका भी संबंध किससे है, ये औद्योगिकरण के क्षेत्र में है और पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, टोरेंटो शर्त का संबंध उन शर्तों से है। टोरेंटो शर्त का संबंध किससे भाई, टोरेंटो शर्त का संबंध किससे है? सभी लोग एक बार लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, इतने सारे लोग इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, टोरेंटो शर्त की अगर जो बात करें तो इजी सी बात है। तो टोरेंटो शर्त उन शर्त से संबंधित है जो विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इजी सी बात है। तो याद रखिएगा कि टोरेंटो शर्त का मतलब यह है कि जिसके अंतर्गत पाश्चात्मक अर्थव्यवस्थाओं के विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, टोरेंटो शर्त का संबंध किससे है, विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने से। अगला, कि विकासशील देशों की निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान हेतु बेकर प्लान एक युक्ति के रूप में प्रयुक्त की गई। बेकर प्लान एक युक्ति के रूप में प्रयोग की गई, चलिए बताइए सर। ठीक है, बेकर प्लान, क्या उत्तर आ रहा है, हाँ क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है कि सर पिछले प्रश्न में श्रम व पूंजी असीमित वाला ऑप्शन सही नहीं होगा।
क्या था भाई, एक सेकंड रुकिए, ये प्रश्न था। तो मैंने यही तो बोला कि श्रम, पूंजी और श्रम की पूर्ति स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब सीमित ही तो होता है ना, सीमित ही तो होता है ना। अब इतना इतना इतनी सारी चीजें अगर जो आप नहीं समझेंगे तो भाई, अगर जो आप ये सोचे कि आपके पेपर में एक एक शब्द हू बहू दिया जाए तो एक एक शब्द हू बहू नहीं मिलेंगे। सीमित की बात होती है, ठीक है, असीमित की बात नहीं होती है। और थोड़ा बहुत समझा करिए, खुद से समझा करिए। आप लोग जजमेंट देने लगते हैं कि वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा भाई? स्थिर का मतलब क्या होगा? कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जजमेंट नहीं देना चाहिए जब तक आप 100% क्लियर नहीं है, तब तक कोई जजमेंट ना दीजिए, है ना। थोड़ा सा चीजों को समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर जो सीमित दे दिया, अगर जो वहां पे स्थिर दे दिया गया है, स्थिर का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित सीमा ही है। स्थिर का क्या मतलब होता है? एक निश्चित सीमा ही है ना। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो इधर उधर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस बात को समझा करिए। बहुत बड़े ज्ञानी बनने का प्रयास ना करिए, बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होता है ना, मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होता है उससे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि विकासशील, आपके एक कमेंट की वजह से कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इस बात को समझिए। जब तक आप पूर्ण रूप से उस चीज पे, पूर्ण रूप से उस चीज पे कंफर्म नहीं है, तब तक आप अपने बात को अपने पास रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमसे को आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, और उस प्रश्न में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा कि विकासशील विकासशील देशों की निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान हेतु बेकर प्लान एक युक्ति के रूप में प्रयोग की गई? तो बेकर प्लान जो है वो किस युक्ति के रूप में प्रयोग की गई? तो किस युक्ति के प्रयोग किस युक्ति के रूप में प्रयोग की गई? तो बेकर प्लान भी बनाया गया ऋण अदायगी की समस्या के निदान के लिए। तो याद रखिएगा कि विकासशील देशों की निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान हेतु बेकर प्लान बनाया गया? तो याद रखिएगा कि बेकर प्लान का संबंध किससे है? तो विकासशील देशों की ऋण समस्या की, विकासशील देशों में ऋण समस्या के निदान से। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत में औद्योगिक विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। भारत में औद्योगिक विवाद क्यों है? अच्छा, शायद मैंने सी कर दिया था क्या, टिक किया था क्या? अच्छा ठीक है, टिक किया हो तो मैंने एक्सप्लेन तो सही किया था, बच्चे समझ गए होंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि भारत में औद्योगिक विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। क्या कारण रहा है? तो इजी सी बात है, उद्योगों में विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये कब से आ रहा है? ये तब से आ रहा है जब से दास कैपिटल लिखा गया, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स साहब के द्वारा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक तरफ क्या होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक तरफ पूंजीपति होता है, एक तरफ पूंजीपति होता है, और दूसरी तरफ कौन होता है? दूसरी तरफ श्रमिक होता है। ठीक है, श्रमिक होता है। तो ये जो पूंजीपति होता है ना, वो क्या करता है कि जो श्रमिक अतिरेक उत्पन्न करता है, उस अतिरेक के कारण ही पूंजीपति लाभ कमाता है। ठीक है, अर्थात पूंजीपति श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ऋण नहीं देता। अगर जो कोई श्रमिक 100 रुपए की वस्तु का उत्पादन कर रहा है, अगर जो किसी पूंजीपति को किसी वस्तु के उत्पादन से 100 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूंजीपति केवल और केवल श्रमिक को 5 रुपए या 10 रुपए की मजदूरी देने का कार्य करता है। इट मीन्स कि जो पूंजीपति होता है वो लाभ किसके कारण प्राप्त करता है? श्रमिक के कारण प्राप्त करता है, और श्रमिक जो अतिरेक उत्पन्न करता है वही पूंजीपति का लाभ होता है। और उद्योगों में एक तरफ श्रमिक ये चाहता है कि उसकी मजदूरी बढ़ाई जाए, श्रमिक क्या चाहेगा कि उसकी मजदूरी बढ़ाई जाए, और वहीं दूसरी तरफ पूंजीपति क्या चाहेगा कि उसकी लाभ बढ़ाई जाए। ठीक है, तो लाभ और मजदूरी, पूंजीपति के लाभ और मजदूरी में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। अगर जो मजदूरी ज्यादा मिलेगी तो लाभ में कमी आएगी, अगर जो मजदूरी कम मिलेगी तो लाभ में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो मजदूरी और भत्ता, ऑप्शन नंबर
ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि नाबार्ड की स्थापना की गई है। नाबार्ड की स्थापना, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी सर? ठीक है, इजी सी बात है। नाबार्ड की स्थापना तो दोस्तों आपको याद आना चाहिए 12 जुलाई 1982 शिवरामन कमेटी आपको याद आ जानी चाहिए। शिवरामन कमेटी के अनुशंसा के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड क्या करता है? ये अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। अल्पकालीन ऋण ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए, किसानों को ऋण प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल ठीक है, नाबार्ड किसानों को ऋण प्रोवाइड करता है। कृषि साख संस्थाओं को ये पुनर्वित्त भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। और कृषि विकास में ये सहायता भी देता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि वित्त आयोग का कार्य यह संस्तुत करना है कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए। पूनम कुमारी जी, अरुंधति देवी जी, अजय जी, ब्रजेश कुमार भास्कर जी, राकेश विंद जी, भगवंती जी, सत्यम पाठक जी, पारस दास जी, अरुंधति देवी जी, रवि कुमार जी, नवीता भट्ट जी, रितु चौहान जी, संध्या पांडे जी, लाल बहादुर जी, विकास यादव जी, सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, वित्त आयोग की बात अगर जो करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 क के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। ठीक है, और वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं या वित्त आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार करता है? 5 वर्ष में एक बार करता है। और ये वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य बांटे जाने वाले करों की शुद्ध राशि को वितरित करने के विषय में, ठीक है, राज्यों के बीच इस राशि के अंशों का आवंटन करने के विषय में, ये भी सही है, और राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत के विषय में। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मांग जन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किससे सृजित नहीं होती है? तो देखिए दोस्तों, मांग जन्य मुद्रास्फीति, इससे सर्वाधिक चिंतित जो थे वो किन्स साहब थे। ठीक है, तो एक होती है दोस्तों मांग जन्य मुद्रास्फीति और दूसरी होती है लागत जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, और मुद्रास्फीति आप जानते ही हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है, अगर जो आसान भाषा में मैं कहूँ कि मुद्रास्फीति क्या होता है, तो मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि आ रही है। और वस्तु की कीमतों में वृद्धि कब होगी? जब किसी कारण से अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए और उस वस्तु का उत्पादन अर्थात पूर्ति कम रहे। तो जब किसी वस्तु की डिमांड अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होगी और पूर्ति अर्थात उत्पादन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि आएगी तो आप कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोला जाता है। और मुद्रास्फीति मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक मांग जन्य मुद्रास्फीति, जिसकी बात किन्स साहब करते हैं, जिसके अंतर्गत ये कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग में भी वृद्धि होगी। अगर जो बच्चा एक पैदा होता है तो वो बहुत सारी वस्तुओं की मांग करता है, सैकड़ों वस्तुओं की मांग। अगर जो एक शिशु पैदा होता है तो भी सैकड़ों वस्तुओं की उसकी मांग होती है, लेकिन क्या वो किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मांग हम और आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन कोई कर सकता है क्या? उत्पादन बहुत कम लोग करते हैं या उद्यमी करते हैं। तो मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ति सभी लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। मांग सभी लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ति सभी लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगा, तो ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि आ जाएगी। कीमतों में वृद्धि आ जाएगी तो आप उससे कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही अर्थव्यवस्था की भाषा में मुद्रास्फीति बोला जाता है। और इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है,
और दूसरा होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो लागत जन्य मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि यहाँ भी वस्तु की कीमत महंगी होगी, लेकिन यहाँ पे वस्तु की कीमत बढ़ने के पीछे जनसंख्या में वृद्धि या मांग में वृद्धि नहीं है। यहाँ पे जो लागत जन्य मुद्रास्फीति होता है, इसके अंतर्गत वस्तु की उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि कच्चे माल में, जैसे मान लीजिए कि रेशम से कपड़े का उत्पादन हो रहा है, कोई कंपनी है जो रेशम से कपड़े का उत्पादन कर रही है, और वो जिससे रेशम खरीदती है वो कहता है कि भैया अब हम महंगा देंगे, अब हम रेशम उस मूल्य पे नहीं देंगे जिस मूल्य पे पहले दे रहे थे। तो अगर जो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, अगर जो उसमें जो मजदूर हैं वो कहें कि भैया आप हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब मजदूरी आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे। तो अगर जो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होती है या मजदूर की मजदूरी में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। जब वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कीमत बढ़ा करके वो मार्केट में बेचेगा। जब कीमतें बढ़ गई हैं तो इस प्रकार से महंगाई आ जाती है, और महंगाई को ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो अगर जो इस प्रकार से महंगाई आती है कि कच्चे माल व मजदूरी में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि मांग जन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किससे सृजित नहीं होता है। तो ऊंची कर दर, जब कर की दर ऊंची लगा दी जाएगी, सरकार आपसे टैक्स ज्यादा लेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या आप करेंगे, जिस पैसे से आप मांग कर सकते थे वो पैसा आप टैक्स के रूप में आप सरकार के पास दे देंगे, तो आपकी मांग में कमी आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी बिल्कुल सही है। अगला, कि वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या उत्तर आ रहा है, वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं। जैसे अमेरिका में निर्मित वस्तुएं भारत में आकर के बिकती हैं, चीन में निर्मित वस्तुएं भारत में आके बिकती हैं, भारत में निर्मित वस्तुएं अमेरिका में जाकर के बिकती हैं, भारत में निर्मित वस्तुएं रूस में जाकर के बिकती हैं। तो एक वस्तु एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, लेकिन एक देश की जो टेक्नोलॉजी होगी, जो उस देश के उत्पादन साधन होंगे, जैसे उस देश के श्रम, उस देश की टेक्नोलॉजी, वो गतिशील नहीं होंगे। ठीक है, ये बात किसने कही थी, तो हेक्सर ओलिन के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया था कि देखिए वस्तु को एक देश से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उस वस्तु को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को एक देश से दूसरे देश नहीं ले जा पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि भारत ने क्या किया कि फाइटर जेट खरीदा, तो फाइटर जेट तो भारत ने खरीद लिया, वो एक वस्तु है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे बनाया गया, उस टेक्नोलॉजी को उस देश ने नहीं बताया कि हम किस टेक्नोलॉजी से इसको बनाए हैं। ठीक है, तो कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करता है कि छुपा करके ही रखता है, वो किसी दूसरे देश को नहीं देता है। जब उसे ये प्रदर्शित करना होता है कि हम बड़ी स्ट्रांग है, तब जाकर के वो टेक्नोलॉजी को दिखाता है। जिससे अमूमन आप देखते हैं कि जब 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आता है, तो जब किसी बड़े देश का कोई नेता आता है या वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, तो भारत देश में क्या होता है कि हम लोग अपने मिसाइल को दिखाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेना का प्रदर्शन करते हैं, ताकि वैश्विक स्तर पे भी ये पता चले कि हम लोग कितने मजबूत हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्न संतुलन पास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। इजी सी बात है, निम्न संतुलन पास 1956 की बात है, 1956 की ये बात है, बताइए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, निम्न संतुलन पास का सिद्धांत जो दिया वो नेल्सन साहब के द्वारा दिया गया, और उन्होंने कहा कि जब अल्प विकसित देशों में जनसंख्या में वृद्धि होती है ना, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति में कमी आती है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। अब प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला सभी लोग लिख करके बताइए, राष्ट्रीय आय अपन कुल जनसंख्या। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेल्सन साहब का कहना था कि
जब अल्प विकसित देश में जनसंख्या बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है, और इतना आ जाता है कि लोग केवल और केवल अपनी आय से उपभोग ही कर सकते हैं, बेसिक सी वस्तुओं की जीवन निर्वाह कर सकते हैं, रोटी कपड़े की व्यवस्था ही वो कर सकते हैं, अन्य कुछ कर नहीं सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय नीचे हो जाता है, तो निवेश अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगा, निवेश अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो जाएगा, उसके बाद गरीबी के दुष्चक्र में वो देश क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो याद रखिएगा कि निम्न संतुलन पास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, तो नेल्सन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न कि रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होती है, किसके बराबर होती है भाई, रॉबिन्सन क्रूसो की बात हो रही है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। राजकुमार प्रजापति जी, नविता भट्ट जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रवि कुमार जी, विकास कुमार मिश्रा जी, ठीक है, मोहम्मद साहिद नूरी जी, अक्षय गौरी जी, लाल बहादुर जी, अरुधति देवी जी, अनामिका जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल और लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक दिया गया है, आप दोनों जगह ज्वाइन हमें कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्पाद प्रवर्तन की सीमांत दर के बराबर होगा। अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि क्रूसो साहब की पूरी थियरी क्या है। तो याद रखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्पाद प्रवर्तन की सीमांत दर के बराबर होता है। अगला प्रश्न कि उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण क्या है। अब उत्पादन रूपांतरण वक्र अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरीके का होता है, ये नतोदर होता है। क्यों ऐसा होता है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है, सबको पता होनी चाहिए, नहीं पता है, नहीं पता है बताइए। तो अगर जो आपने उत्पादन रूपांतरण वक्र को पढ़ा होगा तो आप इस बात को जानते होंगे कि सीमांत उत्पादन रूपांतरण दर क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र पर नीचे जैसे जैसे वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्पादन रूपांतरण वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने के का क्या कारण है, तो सीमांत उत्पादन रूपांतरण वक्र क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है। अगला प्रश्न, अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आप जरूर कॉन्सेप्ट पढ़िए। मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे से एक रणनीति के तहत मैं आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ। वहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के वहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, आप अपने समय के अनुसार क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, ए बी बहुत सारी विविधता आ रही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक काल में आय का स्तर क्या होना चाहिए, बढ़ते होना चाहिए। अब इजी सी बात है, उन्होंने क्या कहा था कि आय में सतत वृद्धि होनी चाहिए। सतत वृद्धि, जब सतत वृद्धि की बात होनी चाहिए तो बढ़ते परिणाम में होना चाहिए, इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि एकाधिकारी प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो, क्या उत्तर आ रहा है भाई, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लाइव, लेकिन को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लाइक किए हैं सेशन को। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। तो देखिए एक होता है दोस्तों एकाधिकारिक प्रतियोगिता और दूसरा होता है
एकाधिकार बाजार, ठीक है, एकाधिकार बाजार, ये दोनों अलग अलग है। बहुत सारे छात्र दोनों को एक ही समझते हैं। एकाधिकार बाजार का मतलब है बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला हो, अर्थात अकेला विक्रेता। जैसे हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे क्या है, टिकट का एकमात्र विक्रेता है। लेकिन जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार होता है, दूसरा जो यहाँ पे पूछा गया है, ये होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, प्रतियोगिता बाजार। अब ये शब्द से ही समझ में आ रहा है कि भैया एकाधिकार भी है लेकिन प्रतियोगिता भी है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे किसी वस्तु को यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि जब समरूप वस्तु का उत्पादन होने लगेगा तब तो ये फिर पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं, ठीक है, अनेक विक्रेता होते हैं, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन समरूप वस्तु का उत्पादन ये नहीं करते हैं, ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, विभेदित वस्तु का वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर जो आपने कभी बस में यात्रा किया होगा या कभी आपने ट्रेन में यात्रा किया होगा, तो आपके पास क्या था, जब आप बस में यात्रा किए होंगे या ट्रेन में यात्रा किए होंगे, तो एक व्यक्ति आता है, वो 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है, 5 पावर बैंक इस हाथ में लिया रहता है और कहता है पावर बैंक ले लो। उसके पास जो पावर बैंक होता है वो 100 रुपए से लेकर के 2-2 हजार रुपए तक का वो पावर बैंक बेचता है। और कोई भी पावर बैंक एक दूसरे के समान नहीं होता है, रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एकाधिकारी बाजार मतलब जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला एक है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार मतलब किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे हैं लेकिन समरूप वस्तुएं नहीं है, विभेदित वस्तुएं। जब समरूप वस्तु हो जाएगी तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एंजिल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। अब एंजिल साहब देखिए जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। एंजिल साहब कहाँ के अर्थशास्त्री थे, ये जर्मन अर्थशास्त्री थे, ये जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के एक समूह को लिया, लोगों के समूह को इन्होंने लिया, लोगों के एक समूह को इन्होंने लिया और इन्होंने ये पाया कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो अपनी आय की वृद्धि को ये लोग तीन तरीके से अपनी आय में वृद्धि को ये लोग मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो इन्होंने कहा कि देखिए जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है ना, तो जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे होने वाला व्यय नहीं बढ़ रहा है। मतलब भोजन पे होने वाला व्यय उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से उनकी आय में वृद्धि हो रही है। अर्थात आय बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों की, लेकिन खाद्यान्न अर्थात भोजन पे होने वाला व्यय उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, खाद्यान्न उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन में उन्होंने बताया कि मकान और कपड़ा पे होने वाला व्यय स्थिर है। मतलब जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से मकान और कपड़ा पे लोग व्यय कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में बताया उन्होंने कि जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उससे कहीं तेजी से वृद्धि लोग मनोरंजन और शिक्षा पे कर रहे हैं। मनोरंजन और वह क्या कर रहे हैं, मनोरंजन व शिक्षा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एंजल साहब एक जर्मनी के अर्थशास्त्री हुए और उन्होंने एक लोगों के समूह को लिया और उस समूह का उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे होने वाला व्यय नहीं बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से मकान और कपड़ा पे होने वाला व्यय भी बढ़ रहा है। और तीसरी कंडीशन में उन्होंने ये बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है
उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोग क्या कर रहे हैं, मनोरंजन और शिक्षा पे व्यय कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि मांग की धनात्मक आय लो, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सभी विकास प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया? खूबसूरत सा प्रश्न है, चलिए खूबसूरत सा प्रश्न है। लाइक और शेयर तो कर दीजिए, और अगर जो आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूं, मतलब आपकी 7 बजे से क्लास होती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप दोनों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप ए बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है? 1992 से लेकर के 1997 तक, ठीक है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ये कहा कि हम अब मानव संसाधन का विकास करेंगे, ठीक है, हम अपने देश के लोगों का विकास करेंगे, ताकि जब मानव संसाधन का विकास होगा तो ये लोग भविष्य में चल करके उत्पादन को बढ़ा देंगे, और उत्पादन को बढ़ाएंगे तो देश आत्मनिर्भर होने लगेगा, ठीक है। और फिर आपको याद आनी चाहिए कि ये किस पे आधारित था, ये मूलर मॉडल पे आधारित था, ठीक है। हाँ, अंगराज मिश्रा जी आपकी बात ठीक है। तो याद करिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेट डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल। उसके बाद आपको योजना अवकाश याद आ जाना चाहिए 1966 से 1969 तक। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी याद आनी चाहिए, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन का विकास, ठीक है, जो मूलर मॉडल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास। ये सब आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, की वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात, देखिए दो तीन चीजें बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है कि नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है और वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। एक लाइन में बताऊंगा, आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। देखिएगा, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है और वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। तो वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात का निर्धारण कौन करेगा? तो इसका जो निर्धारण करेगा वो आरबीआई करेगा। निर्धारण कौन करेगा? तो निर्धारण आरबीआई अर्थात आपके देश का केंद्रीय बैंक करेगा। अब ये होता क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, अगर जो मान लीजिए कि एसबीआई एक बैंक है भी, तो एसबीआई की जो कुल जमा है, मान लीजिए कि एसबीआई के पास जो कुल पैसा है, मान लीजिए कि एसबीआई के पास 100 रुपया है, ठीक है। तो आरबीआई इनसे ये कहेगा कि आप अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने पास रखिए। जैसे मान लीजिए एसबीआई के पास 100 रुपए है और आरबीआई ने निर्धारित कर दिया कि वैधानिक तरलता अनुपात 10% होगी। इसका मतलब कि एसबीआई को क्या करना होगा? 90 रुपए का प्रयोग करके साख का सृजन करना होगा, और ये जो 10 रुपया है, इस 10 रुपए को एसबीआई क्या करेगा? अपने पास रखेगा। और नगद आरक्षित अनुपात के अंतर्गत क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? तो जो बैंक की कुल जमा है उसका एक निश्चित प्रतिशत बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई की जो कुल जमा है वो 100 रुपए है, और 100 रुपए उसकी कुल जमा है। आरबीआई ने निर्धारित कर दिया कि आपकी नगद आरक्षित अनुपात 10% की है, तो इसका मतलब कि एसबीआई 90 रुपए का प्रयोग करेगा, और ये जो 10 रुपया है ना, ये 10 रुपया किसको दे देगा? ये 10 रुपया दे देगा आरबीआई को। ये 10 रुपया किसके पास चला जाएगा? आरबीआई अर्थात देश की केंद्रीय बैंक के पास। और यही आरबीआई 10 रुपया जो बैंक से प्राप्त करेगा, तो जब बैंक किसी समस्या में होगा तो ये 10 रुपया क्या करेगा कि वापस उन्हें करेगा, और
इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई अपने पास से कोई नोट छाप करके नहीं दे देता है। आरबीआई इनकी जो जमा को स्वीकार करता है, उसी के माध्यम से इनकी हेल्प भी करता है। सो ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं कि बैंकों के पास कम नकदी होगा, वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहले 10% था, अब 20% अगर जो कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब ये क्या कर पाएंगे कि केवल और केवल 80 रुपए का ही प्रयोग कर पाएंगे, 20 रुपया इन्हें अपने पास रखना होगा। अर्थात बैंक के पास नकदी कमी हो जाएगी। सरकार को इससे क्या होगा? अधिक संसाधनों की प्राप्ति होने लगेगी। बिल्कुल ठीक है, मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो मांग कम होगी, जिससे संसाधन प्राप्त होंगे। ठीक है, बैंकों की लाभदायकता में कमी आएगी, क्योंकि लोगों के पास, जब बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो साख का सृजन कर ही नहीं पाएंगे। जब साख का सृजन कर ही नहीं पाएंगे तो उन्हें लाभ कहाँ भी मिलेगा। तो ये बात आपने समझ लिया कि नहीं कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है और नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? तो वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब ये होता है कि किसी बैंक की जो कुल जमा है उसका कुछ प्रतिशत बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है। और नगद आरक्षित अनुपात का मतलब क्या होता है कि किसी बैंक की जो कुल जमा है उसका कुछ प्रतिशत उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। और ये वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा आराम से करिए, और जो लोग भी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स का नोट्स अवेलेबल हो गया है, जो मेरे द्वारा ही लिखा गया है। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। उसकी जो फीस है केवल और केवल 499 रुपये है। उसमें इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट होते हैं, चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, मतलब जितने भी यूनिट हैं, 10 से 12 यूनिट जितने भी हैं, सभी यूनिट के उसमें नोट्स हैं। हर टॉपिक उसमें आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स का हर टॉपिक उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर जो आप एक बार नोट्स परचेज कर लेते हैं तो आपको फिर दोबारा कभी भी न इधर न उधर, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यहाँ पे ये है वहाँ पे है, अलग अलग जगहों से आपको नोट्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टमेटिक वे से आपको कंप्लीट नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। केवल अगर जो आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 499 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आप देख लीजिए, ये जो नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग इकोनॉमिक्स के बैच में ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए ये नोट्स फ्री होगा। जो कंप्लीट बैच में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये नोट्स फ्री होगा, उनको अलग से कोई फीस सबमिट नहीं करनी होगी। सो क्या उत्तर आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं। चलिए देखिए, तो नगद जमा अनुपात में कटौती के प्रभाव निम्नलिखित में से कौन एक या अधिक हो सकते हैं? वही नगद आरक्षित अनुपात में अगर जो कटौती कर दिया जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं की निष्क्रियता में वृद्धि हो जाएगी। नहीं भैया, निष्क्रियता में वृद्धि कैसे हो जाएगी? वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रदान करने की संसाधनों में अभिवृद्धि हो जाएगी। जैसे आरबीआई ने कह दिया कि भैया अब जो आपका नगद जमा अनुपात है, पहले अगर जो 10% था, ठीक है, तो 100 रुपये में से आप 90 रुपये का ही इस्तेमाल करते थे, 10 रुपया आप आरबीआई के पास रखते थे। लेकिन अब आरबीआई ने कहा कि हम आपकी नगद जमा अनुपात में कटौती कर रहे हैं, अर्थात अब 10 रुपये की जगह पे 10% की जगह पे हम 5% कर दे रहे हैं। तो जब 5% हो जाएगा तो अब आप क्या कर पाएंगे? 95 रुपये का प्रयोग कर पाएंगे। केवल और केवल 5 ही रुपये आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो जब 95 रुपये रखेंगे तो आपकी साख सृजन की क्षमता बढ़ जाएगी, और साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी तो आपके पास वाणिज्यिक बैंकों के ऋण प्रदान करने की संसाधनों में अभिवृद्धि हो जाएगी। देयर इज नो डाउट। बैंकों को इससे अधिक लाभ मिलेगा जब साख का सृजन वो ज्यादा करेंगे। सरकारी प्रतिभूतियों में कम विनिवेश, इसकी कोई बात ही नहीं होगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भारत में राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखिए, ये छोटे छोटे प्रश्नों को भी आप क्या किया करिए, ये छोटे छोटे प्रश्नों को भी आप आराम से समझा करिए, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे प्रश्नों को कर लेते हैं लेकिन आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो अब इस प्रश्न की अगर जो हम बात करें सर,
हाँ ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, देखिए वर्तमान में अगर जो आप देखेंगे तो राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो बिक्री कर है। सबसे बड़ा बिक्री कर सबसे बड़ा स्रोत है राज्य सरकार की आय का। उसके बाद दोस्तों आता है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर तो अगर जो आप कभी थिएटर में पिक्चर देखने गए हैं, सिनेमा हॉल में मूवी आप अगर जो देखने गए हैं, अगर जो आपके शहर में सर्कस लगा है या कोई जादूगर आया है, तो जब आप सर्कस जाते हैं तो वहाँ पे जो टिकट खरीदते हैं वहाँ पे भी आप टैक्स देते हैं, और जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं वहाँ पे टिकट खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आप टैक्स देते हैं। वो बात अलग है कि आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मनोरंजन कर, तो अगर जो आप सिनेमा हॉल में मूवी का टिकट खरीद रहे हैं तो ये मनोरंजन कर का उदाहरण है, ठीक है। सर्कस देखने जा रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं तो मनोरंजन कर का उदाहरण है। और भारत में अगर जो बात करें, राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त होता है, तो बिक्री कर से प्राप्त होता है। अगला कि भारत में कृषि आयकर निम्नलिखित सरकारों में से किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? क्या उत्तर आ रहा है? कृषि आयकर अभी तो मैंने बताया। अच्छा एक बात बताइए कि कृषि आयकर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया? सर्वप्रथम कृषि पर आयकर, देखिए कृषि से संबंधित जो आय होती है ना, उस पे कर राज्य सरकार लगाता है। और अन्य प्रकार के जितने भी कर होते हैं, जो क्या होता है कि अन्य प्रकार के जितने भी आय पर लगने वाले कर होते हैं, सारा का सारा केंद्र सरकार लगाता है, ठीक है। तो कृषि से संबंधित जो आय प्राप्त होती है उस पे जो टैक्स लगाने का कार्य होता है वो राज्य सरकार का होता है। और अब कृषि को छोड़ करके अन्य प्रकार की जितनी भी आय होती है उस पे टैक्स लगाने का कार्य किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ राज्य सरकार को होता है। ये बात आपकी ठीक है। और सर्वप्रथम अगर जो बात करें दोस्तों, तो 1938 में ये बिहार में लगाया गया था। सोचिए, बिहार जैसे राज्य में लोग लगा दिए, ठीक है। बिहार जैसे राज्य में लोग क्या कर दिए कि सबसे पहले क्या कर दिए कि कृषि आयकर लगा दिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कृषि पर आयकर सबसे पहले किस राज्य में लगाना चाहिए? हरियाणा में लगाना चाहिए, पंजाब में लगाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे किसान जो हैं वो बड़ी समृद्ध है। बिहार के किसान तो वैसे मतलब वो 10 रुपये लगा रहे हैं तो 10 रुपये उसका निकल जाए वही बहुत है। 10 रुपये अगर जो किसानी में वो लगा रहे हैं तो 10 रुपये का अनाज प्राप्त कर ले वही उनके लिए बहुत है। अभी आप देखिए कोसी छोड़ा गया उधर से, कोसी ने पूरे बिहार के कितने सारे ऐसे जिले थे जिसको पूरा जलमग्न कर दिया। कितने सारे लोग ऐसे थे, पूरा गांव का गांव खत्म हो गया, है ना। चलिए क्या उत्तर होगा कि मुद्रा की मांग के केन्सियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग क्या होती है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। बी और सी में काफी विविधता देखने को मिल रही है। किन साहब ने क्या कहा था? किन साहब ने कहा था ना कि मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। मुद्रा की मांग क्या होती है? मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से होती है। पहला क्या था? लेन देन उद्देश्य, लेन देन उद्देश्य। दूसरा क्या था? दूसरा था पूर्व उपाय उद्देश्य, पूर्व उपाय उद्देश्य, जिसे इन्होंने वर्षा दिवस की भी संज्ञा दिया। इसे इन्होंने क्या कहा? वर्षा दिवस का भी संज्ञा दिया। और उसके बाद दिवस, और उसके बाद जो तीसरा मुद्रा की मांग है वो किस लिए होती है? वो सट्टा लगाने के लिए होती है। सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। तो सट्टा उद्देश्य को मुद्रा मांग का सबसे अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा गया। अनोखा क्रांतिकारी तत्व, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा गया, ठीक है। तो किन साहब ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। पहला कारण होता है कि आप कोई लेन देन करना चाहते हैं इसलिए आप मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा पूर्व उपाय उद्देश्य। पूर्व उपाय उद्देश्य का मतलब ये होता है
कि हो सकता है कि भविष्य में चल करके आपकी इनकम बंद हो जाए, तो इस वजह से आप अपने पास थोड़ा सा मुद्रा रखे रहिए, ताकि कोई समस्या आए तो भविष्य में आप, अब वर्षा का समय आए या कोई समस्या आए तो आप निपट सके। और तीसरा सट्टा उद्देश्य। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? ठीक है। तो सौदा या दूरदर्शिता हेतु मुद्रा की मांग क्या होती है? आय के प्रति लोचदार होती है और ब्याज के क्या होती है? ब्याज के निरपेक्ष होती है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी सट्टा के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज के दर में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात कीमतों के प्रति लोचदार होगा और आय के प्रति भी ये लोचदार होगा। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। चलिए, ब्याज निर्धारण की आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ये भी इजी सी बात है, अगर जो आपने पढ़ा होगा तो ISLM बकरों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आपने अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे, इजी सी बात है। तो ब्याज, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या ISLM बकरों के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न, कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अजय जी, नौसाद अली जी, चंद्रजीत यादव जी, राज सिंह जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, विकास जी, सुमन शर्मा जी, प्रिया सिंह जी, अनिल कुमार जी, राम नारायण जी, सदानंद मिश्रा जी, ब्रजेश कुमार पाठक जी, पम्मी मिश्रा जी, ज्योति चौरसिया जी, भगवंती जी, रंजीत जी, अरुधति देवी जी, अनामिका जी, सुशीला जी, सुंदरी कुमारी जी, संध्या पांडे जी, सत्यम पाठक जी, सभी लोगों से निवेदन है कि यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए, और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कब इसकी शुरुआत होती है? कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 2004 में होती है। 2004 में होती है, और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, ऐसे लोग जो वृद्ध हैं और वो पेंशन के हकदार हैं, बट इसके बावजूद भी किसी कारणवश उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको क्या किया जाए? तो उनको उनकी मजदूरी के बदले उनको अनाज उत्पन्न कराया जाए। तो एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मजदूरी नगद के रूप में नहीं दी जाएगी बल्कि अनाज के रूप में दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने ये देखा कि जब मजदूरों को मजदूरी नगदी के रूप में दिया जा रहा है तो ये दिन भर का अगर जो 300 रुपये या 400 रुपये कमा रहे हैं तो ये सारा का सारा पैसा लेकर के शाम को चले जा रहे हैं ठेके पे। ठीक है, ठेके पे चले जा रहे हैं और वहाँ पे पूरा पैसा अपने और दोस्तों के साथ मिल करके पूरा पैसा वो शराब पे लगा दे रहे। अब घर पे जो उसकी बीबी है, घर पे जो उसका बच्चा है, वो भूखे मर रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2004 में सरकार ने ये प्रावधान लाया कि आपको मजदूरी नगद के रूप में नहीं दी जाएगी, आपको मजदूरी अनाज के रूप में दी जाएगी। अगला, ताकि आप अनाज घर लेकर के जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे हुए जो अनाज प्राप्त करके क्या करते थे? बाहर में बेच देते थे, और बेचने के बाद फिर चले जाते थे। ठीक है, जुगाड़ निकाल लेते थे। अगला, इजी सी बात कि केंसियन सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। अब इजी सी बात, थोड़ा धैर्य से, प्यार से, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा सर। अगर जो धैर्य बना करके नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। तो मुद्रा की मांग और बॉन्ड में विपरीत संबंध बताया। किन साहब ने क्या कहा? कि मुद्रा की मांग व बॉन्ड में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि हो रही है तो बॉन्ड में कमी आएगी, अर्थात बॉन्ड की मांग घट जाएगी। अगला,
भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों? भारत को एक अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है सर? ठीक है, ठीक है। भारत को अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है? इजी सी बात है। तो नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं भाई, नियोजन की तो आवश्यकता सबको होती है, हर देश को होती है। नियोजन मतलब एक ऐसा प्रारूप जिसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण हो कि हम आगे के वर्षों में किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, जो क्या होगा, अल्प विकसित देश होने का संकेत देगा। कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था, अगर जो आपकी राष्ट्रीय आय में आपकी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से आता है तो भी आप अल्प विकसित ही हैं। अगर जो आपकी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में लगा है तो भी आप अल्प विकसित ही कहे जाएंगे। और औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण, अगर जो आपका उद्योग का विकास ही नहीं हो रहा है, अर्थात आप टेक्नोलॉजी में पिछड़े हैं तो इजी सी बात है कि आप अल्प विकसित ही होंगे। अगला, सामान्यतः मांग रेखा कैसी होती है? इजी सी बात है, मांग रेखा कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। क्यों? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो आप उसकी मांग को कम कर देते हैं, ठीक है। अगर जो आपकी उपयोगिता कम होती है तो आप उसकी मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये क्या होता है, बाएं से दाहिनी ओर नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। अगला, कि यदि अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय और मुद्रा का परिमाण स्थिर है तो कैम्ब्रिज समीकरण में के में वृद्धि का परिणाम होगा। अब अगर जो आप कैम्ब्रिज समीकरण नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो कैसे काम चलेगा सर, बताइए क्या उत्तर आएगा? तो याद रखिएगा, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। अब एक दो लाइन में मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो निरपेक्ष मूल्य स्तर में अगर जो कमी आ जाती है। अगला प्रश्न, कि दो स्थापन वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होती है। स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? स्थापन वस्तु, जैसे एक वस्तु की जगह पे दूसरे का आप प्रयोग कर लें, जैसे चाय और कॉफी। चाय और कॉफी क्या है, स्थापन वस्तु है। तो मान लीजिए कि कॉफी भी 10 रुपए का मिल रहा है और चाय भी 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अब क्या होता है कि मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है। चाय की कीमत क्या हो रही है, चाय की कीमत बढ़ जा रही है, और अब ये 10 रुपए की जगह पे 12 रुपए की चाय मिल रही है। तो आप ये कहेंगे कि भाई हम चाय नहीं पियेंगे, चाय महंगा हो गया है, तो आप चाय की मांग को कम कर देंगे। तो चाय की मांग को कम कर देंगे और आप क्या कर देंगे, कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे, क्योंकि कॉफी 10 ही रुपए का मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, अधिक होगा, या इसे कहना चाहिए धनात्मक होगा। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वही दूसरी तरफ पूरक वस्तुओं के संदर्भ में पूछा जाता है कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है। तो पूरक वस्तुएं दो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के सह अस्तित्व के बिना अधूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कार की बात करें, कार, और दूसरी तरफ पेट्रोल की बात करें, तो अगर जो आपके पास केवल कार है तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, केवल पेट्रोल है तो भी आप यात्रा नहीं करेंगे। कार में पेट्रोल रहेगा तभी तो आप यात्रा कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि हो जा रही है, कार की कीमत बढ़ जा रही है, तो लोग कार को कम खरीदेंगे, कार की मांग में कमी आ जाएगी, और जब लोगों के पास कार रहेगा ही नहीं तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की मांग भी कम कर देंगे। जब कार होगा ही नहीं तो पेट्रोल आप क्यों खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। विलासिता की वस्तुओं के लिए और सामान्य वस्तुओं के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगला प्रश्न, कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी संपत्ति में वृद्धि होने का अर्थ क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी संपत्ति मतलब भारतीय आरबीआई के पास विदेशी पूंजी बढ़, जैसे मान लीजिए आरबीआई के पास डॉलर बढ़ने लगे,
भारत के पास यूरो बढ़ने लगे। सो इसका मतलब क्या होगा भाई? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बहुत बार बताया हूं, प्रबल शक्ति मुद्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उच्च शक्ति मुद्रा में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यही होगा कि उच्च शक्ति मुद्रा में वृद्धि होने का मतलब यही होता है कि विदेशी पूंजी परिसंपत्ति में, उस अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि योजना के उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता को प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हमको आत्मनिर्भर बनना है? आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम अपने ही देश के द्वारा कर लें। अर्थात जिन वस्तुओं की हमारी मांग है, जैसे डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी वस्तुओं की मांग करते हैं, कपड़े की मांग करते हैं, भोजन की मांग करते हैं, जूते की मांग करते हैं, चप्पल की मांग करते हैं, ब्रश की मांग करते हैं, पेस्ट की मांग करते हैं, कार की मांग करते हैं, फ्रिज की मांग करते हैं, कूलर की मांग करते हैं, तो बहुत सारी हमारी मांग है। तो अगर जो आपकी अपनी अर्थव्यवस्था में जो आपकी मांग है, इसका उत्पादन अगर जो आपके घरेलू अर्थव्यवस्था में ही हो जाए, अर्थात पूर्ति घरेलू अर्थव्यवस्था से ही हो जाए, हमें विदेश से चीजें न मंगानी पड़े, तो हम कहेंगे कि हमारा देश क्या हो चुका है? आत्मनिर्भर हो चुका है। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बात कही गई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, हाँ, जितने लोग भी तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? किसी को याद है? किसी को याद है कि भूल गए? किसी को याद है कि भूल गए? 61 से लेकर के 66 तक, 61 से लेकर के 66 तक, ठीक है, यही चली थी। इसके बाद योजना अवकाश आ जाता है 3 वर्षों का। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। अगला, कि दरिद्रता को विकसित करने वाले विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटित होता है? दरिद्रता का विकास किसने दिया था भैया? जगदीश भगवती ने दिया था। जगदीश भगवती ने दिया था। और दरिद्रता के विकास के अंतर्गत इन्होंने ये कहा था कि देखिए, जब एक अल्प विकसित देश, जगदीश भगवती ने दिया था, याद रखिएगा, मैं एक लाइन में बता रहा हूं। दरिद्रता के विकास की बात किसने किया था? तो जगदीश भगवती ने किया था। जगदीश भगवती, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करेगा, विकसित देश से व्यापार करेगा, तो इससे विकासशील देश को नुकसान होगा दीर्घकाल में, क्योंकि विकासशील देश के पास तकनीकी नहीं है, तभी तो वो विकासशील है। तो जब विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वो क्या करेगा? निर्यात करेगा, अर्थात विकसित देशों को देगा। जैसे भारत के पास लोहा है, कोयला है, अभ्रक है, लकड़ी है, तो भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हम किसी अच्छे वस्तु का इससे निर्माण कर नहीं पाएंगे। तो जो विकासशील देश होंगे वो अपने कच्चे माल का निर्यात करेंगे विकसित देशों को, और चूंकि विकसित देश में अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो विकसित देश इस अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन्हीं कच्चे माल से बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेगा और लाभ कमाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा दीर्घकाल में कि जब धीरे धीरे विकासशील देश विकसित देश को क्या करेगा कि कच्चा माल निर्यात करता रहेगा, तो विकासशील देश के पास क्या होंगे कि संसाधनों की कमी आ जाएगी, और जैसे ही संसाधन की कमी आ जाएगी, ये देश क्या हो जाएगा? ये देश दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र, ठीक है, ये देश क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि उपभोक्ता नीचे समुदाय वक्र पर आ जाता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को आपको मिलेंगे, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी की क्लास सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा।
तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बार अगर जो आप नोट्स ले लेंगे तो आपको दोबारा फिर इधर उधर से कुछ भी नोट्स को परचेज करने की जरूरत नहीं होगी या प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए। आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। सब कुछ मैं कवर करा रहा हूँ, बस आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हंसते खेलते आप इकोनॉमिक्स को तैयार कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आपको केवल और केवल 2000 रुपये फीस जमा करनी है। आपको दोबारा कभी भी लाइव स्टडी इलाहाबाद कभी भी दोबारा आपसे फीस की डिमांड नहीं करेगा। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये। सो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक दिया गया, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी बैच उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा पीजीटी के साथ साथ जितनी भी इकोनॉमिक्स की परीक्षाएं होती है सभी बैच आपके पास आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।